तो कल कुछ बात की थी क्या हम लोगों ने? किस बारे में कल बात की थी मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैंने यस आपको कल इतना सा बताया था बस, और कुछ भी नहीं बताया। कल एक्चुअली हमारा सिर्फ ओरिएंटेशन था और मैंने सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बात नहीं की है, लेकिन आज से हम लोग फाइनली हमारा डिस्कशन स्टार्ट करने वाले। और जो नए बच्चे हैं, हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 100 नंबर का सब्जेक्ट है और कल भी मैंने ये बात बार बार बोली थी कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में टारगेट आप 60-70 का रखना ही मत। एग्जामिनेशन तो बहुत छोटा टारगेट है कॉस्ट के लिए। कॉस्ट के लिए अच्छा टारगेट होता है 80 अबव मार्क्स। सो ट्राई टू स्कोर 80 अबव मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट और आराम से आ सकते हैं। कम से कम क्लास के 20-30% स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं 80 के ऊपर कॉस्ट के अंदर। तो इसलिए इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा आपको पूरे सेट ऑफ में। जो ग्रुप सेट ऑफ होता है ना, उसमें ये सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। किसी में 40 अटक आ गए, गाड़ी एकदम बाउंड्री पे अटकी, तो ये सब्जेक्ट आपका एवरेज बनाएगा एंड दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सबसे पहले इसी सब्जेक्ट के बारे में फाइनली बात स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। हमने ये सब्जेक्ट जो पढ़ना है, इसके अंदर पहला एक वर्ड मुझे दिख रहा है सर, और वो वर्ड है यार, ये कॉस्ट का मतलब क्या होता है। हम जब इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो एक सवाल आता है सर इस सब्जेक्ट में इस कॉस्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉस्ट? चलो कौन बताना चाहेगा व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। ओके, एक्सपेंस कॉस्ट होता है। ओके जी, बताइए ना। हाँ हाँ हाँ, आप ही पीछे देख के, क्या आप साइड मिरर में क्यों देखना है अपने को? जो भी खर्चा हो वो कॉस्ट है। खर्चा कर रहे जो भी चीजें उन पर हम जितना भी हम खर्चा कर रहे हैं उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। ओके, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हिंदी में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब उस प्रोडक्ट की लागत। अब लागत मतलब क्या? ट्रेसेबल, नॉन ट्रेसेबल, सारी कॉस्ट आ गई। ओके यस। सो अगर मैं इसको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काम करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, शायद उससे आपको पूरी बात और अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक ऑनलाइन में आपको एक प्रोडक्ट, अपन शॉपिंग करते हैं, चलो ऑनलाइन आज चल के, चलो शॉपिंग करते थोड़ी सी, चलते हैं और ऑनलाइन जाके थोड़ी सी शॉपिंग देखते हैं कि यार ऐसी इच्छा हो गई मेरी, मैं ना एलवी का बैग खरीदने की कोशिश करता हूं। एलवी एक कंपनी है लुई विटॉन करके, उसका बैग खरीदने की कोशिश करते हैं अपन, है ना। ये जो है ये फर्स्ट कॉपी है तो इसको मत देखना, ये शायद ओरिजिनल दिख रहा है। बस 2007 अच्छा 2000 नहीं है, 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का बैग है। अब एक मिनट, एक बार बैग को भी देख लो, ये रहा बैग। ओके ये बैग है। अब बताओ कितने का लग रहा है? 500, 1000, 2000। एक मिनट, अगर मैं बोलूं कि ये बैग की क्या कॉस्ट आई होगी कंपनी को, व्हाट डू यू थिंक? हाउ मच कॉस्ट दे हैव इनकर्ड और व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ दिस बैग? $10 में भी, मतलब रुपए में बात कर ले, अपन भारत में बैठे हैं, है ना। कितनी आई होगी सर? हमने एलवी सुना तो हम भी फॉरेनर बन गए हैं ना एकदम से, हम तो डॉलर में ही बात करेंगे, हम रुपए में क्यों बात करें? ओके मतलब इफ यू आर इमेजिनिंग कि what should be the probable cost of this product, so what do you think कि इस बैग की कॉस्ट क्या आई होगी? चलो क्या क्या लगा होगा इस बैग में बताते जाओ। सर कपड़ा लगा होगा, कॉटन, बेसिकली बड़ी ब्रांड्स लेदर आजकल यूज नहीं करती है बिकॉज ऑफ वाइल्ड और जो भी है, पर कॉटन या फिर आर्टिफिशियल लेदर लगा होगा। और लेबर मतलब सर बनाने में जो सिलाई बुनाई जो भी लगी होगी वो लगा होगा।
हाँ, और पीछे 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 जवाब दो सर, क्या दिख रहा है? हाँ और बताओ ना। अरे गर्ल्स से एक्सपेक्टेड था ज्यादा चीजें बताने की, लड़का बता रहा है यहाँ पे बैठ के। ठीक है, उसने बहुत गिफ्ट दिए हैं इसलिए ना। जी बताइए ना, और क्या कॉस्ट लग रही होगी? हाँ, पैकेजिंग, ऑफ कोर्स पैकेजिंग लग रहा होगा, R&D लग रहा होगा, बैग की भी रिसर्च करी होगी पूरी उन्होंने। हाँ, डिजाइनर को पैसा दिया होगा, डिजाइनिंग बोल सकते हैं, R&D से बेटर वर्ड है, डिजाइनिंग कॉस्ट लग रही होगी, डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन लग रहा होगा जी, इलेक्ट्रिसिटी। यस, अब मेरी बात सुनो, हम जब भी कॉस्ट इमेजिन करते हैं ना, मेजरली हमारा दिमाग हमेशा इस चीज में जाता है कि यार इस चीज को बनाने में क्या खर्चा लग रहा है। तो हम बोलते हैं मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, बिजली लग रही है, मशीन लग रही है, डिजाइनिंग लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। आपको बता दूं, ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट मोर ऑन सेलिंग रेदर देन मैन्युफैक्चरिंग। इनका जितना पैसा प्रोडक्ट को बनाने का नहीं है, उससे कई गुना पैसा प्रोडक्ट को बेचने का है। अगर हम एलवी या गुची या ऐसे ब्रांड्स की बात करें, सो दे आर हायरिंग टॉप मॉडल्स। वो जो मॉडल्स हायर कर रहे हैं, बेला हदीद, जीजी हदीद एंड ऑल दीज काइंड ऑफ मॉडल्स, ये एक एक शूट के 1-2 मिलियन डॉलर्स, आपको डॉलर के बारे में पता ही होगा, 2-3 मिलियन डॉलर्स चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये कि साहब 300 400 करोड़ रुपए एक एक शूट के पैसे देने पड़ रहे हैं इनको। ये पेरिस में फैशन शो करवा रहे हैं, इनके जो स्टोर्स हैं वो इतनी प्रीमियम जगह पे कि उसका एक एक महीने का रेंट 15-15, 20-20 लाख रुपए महीने का रेंट है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि यार, जब शुरू में बात हुई ना तो बच्चे बोले कि सर क्या लगा होगा, 1000 रुपए की कॉस्ट आई होगी, 2000 की कॉस्ट आई होगी, 5000 की कॉस्ट आई होगी। जी नहीं, आप गलत सोच रहे हो। एलवी को इस बैग में लाखों रुपए की कॉस्ट आई होगी, 5000 का नहीं बना होगा, शायद ये बैग 1 लाख रुपए का बना होगा, क्योंकि आप ये चीज भूल गए कि ये बैग जिस स्टोर में रखा था ना, जहां ये बैग महीने भर पड़ा रहा, जहां से बिका, वो स्टोर का एक महीने का रेंट 20 लाख रुपए, और उस पूरे स्टोर की महीने भर की सेल ही 25-50 बैग होती है या 100 बैग होती है। तो भैया जिसकी महीने की सेल ही 50 बैग की है और वो 20 लाख रुपए सिर्फ रेंट के खर्च कर रहा है, तो भैया एक बैग पे 30-40 हजार का तो किराया ही आ गया दुकान का। कैन यू इमेजिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसका मतलब सबसे पहली चीज है कि हमें हमारी सोच को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कॉस्ट देखते ही हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ये तो 4000 रुपए का है, क्योंकि कंपनी को कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ बनाने का कॉस्ट नहीं जोड़ना है। कंपनी अपनी कॉस्ट में बनाने से लेके बेचने तक का, मार्केटिंग का, एडवर्टीजमेंट का, पैकिंग का, डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी सैलरी, सेल्स का खर्चा, सब कुछ प्रोडक्ट में जोड़ देती है। एक है ना टैगलाइन बोलता हूं मैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग बोला करते थे, और वो था कि तेल तो तिल्ली में से ही निकलता है। तेल तो तिल्ली में से ही निकलता है, मतलब अगर आज फैशन शो चल रहा है ना एलवी का पेरिस में, तो अल्टीमेटली उसका पैसा कंपनी किससे वसूलेगी? कस्टमर से। जो लाखों करोड़ों रुपए का उन्होंने बड़ा सा शोरूम खोल रखा है, उसका किराया कंपनी किससे वसूलेगी? कस्टमर से। जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं बड़े बड़े मॉडल्स, उनका खर्चा कंपनी किससे वसूलेगी? कस्टमर से। मतलब बताओ, तेल और तिल्ली में से कौन कस्टमर हो गया? तिल्ली। और अल्टीमेटली कंपनी सारा तेल कहां से निकालेगी? तिल्ली में से। मतलब कंपनी जितना भी खर्चा एक प्रोडक्ट के ऊपर इनकर कर रही है, वो सारा पैसा अल्टीमेटली किसका पार्ट बनता है? उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनता है। और वो सारा पैसा किससे लिया जाता है? कस्टमर से लिया जाता है। हम बोलते हैं वाओ यार, एप्पल का एडवर्टीजमेंट आता है, कितना बढ़िया ऐड आता है। बेटा वो पैसे हमारे एप्पल के फोन में जुड़े हुए हैं। हम H&M और ज़ारा के स्टोर्स देखते हैं बड़े बड़े, उसका सारा किराया हमारे कपड़ों में जुड़ा हुआ है। हमको लगता है अरे यार ये तो बढ़िया यार, ये कंपनी नहीं कर रही, ये कर रही है। तो भाई जो कंपनी कर रही है ना, वो पैसे भी उसके चार्ज कर रही है। तभी जिसके ब्रांड्स बड़े होते हैं, जिनके एडवर्टीजमेंट ज्यादा होते हैं, वो हमेशा प्रोडक्ट का प्रीमियम चार्ज करते हैं, क्योंकि वो पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं। तो पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली सारा पैसा कंपनी लेगी तो अपने प्रोडक्ट से ही। इसका एक और बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, शायद उससे आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाए। एक बच्चे को एक रेयर डिसीज हुई थी इंडिया में, और उस डिसीज का जो क्योर था वो सिर्फ यूएस की एक कंपनी के पास था, और उस इंजेक्शन की कॉस्ट थी 16 करोड़ रुपए की।
16 CR। एक इंजेक्शन की कॉस्ट कितनी थी? 16 करोड़। और वो इतनी रेयर डिसीज है कि पूरी दुनिया में 100-200 लोग भी नहीं होंगे जिनको बीमारी है। ठीक, अब वो क्राउड फंडिंग करके स्टार्स एक्टर्स ने डोनेशन देके वो इंजेक्शन इंपोर्ट किया, बच्चे को लगाया भी। पर अब वो इंटरनेट पे जब ये बात आती है, ट्विटर पे किसी ने पोस्ट कर दिया कि बॉयकॉट करो ऐसी कंपनी को जो एक इंजेक्शन के 16 करोड़ लगा रही, तो लोगों ने रीट्वीट कर करके बोला हाँ हम भी साथ है, हम भी साथ है, हम भी साथ है। ये सब है वो अनपढ़ जमात, जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो कंपनी 16 करोड़ ले क्यों रही है। वो 16 करोड़ इसलिए ले रही है क्योंकि उसके पास में रिसर्च के ऊपर उसने 5 साल तक तो यूएस की अथॉरिटी आपको पेटेंट ही नहीं देती है, तो 5 से 10 साल तक की रिसर्च उस प्रोडक्ट पे कंपनी ने की है। और अल्टीमेटली तेल निकालने के लिए तिल्लियां कितनी है पूरी दुनिया में? 100। तो अगर कंपनी ने 1000-2000 करोड़ रुपए भी या 500 करोड़ भी अगर कंपनी ने उस रिसर्च पे खर्च करे होंगे अगले पिछले 10 सालों के अंदर, तब जाके उनको एफडी अप्रूवल मिला, तब जाके उन्होंने इंजेक्शन बनाया, तो भैया एक इंजेक्शन पे 5 से 10 करोड़ रुपए तो उन्होंने सिर्फ रिसर्च की खर्च कर दिए। क्योंकि वो 500-1000 करोड़ रुपए डिवाइड बाय 100 कस्टमर भी करूंगा तो एक कस्टमर मेरी R&D कॉस्ट कितनी पहुंच जाएगी? 10 CR। तो आप एक चीज सोच के बताओ, 16 करोड़ इंजेक्शन के ले भी लिए तो क्या गलत किया कंपनी ने? वो भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है। 10 करोड़ जब R&D पे खर्च करके बैठी है कंपनी एक कस्टमर के लिए, तो आप सोचो उसमें प्रॉफिट और बाकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड करेंगे और बाकी सब ऐड करेंगे, तो कंपनी ने कहां 16 करोड़ रुपए गलत ले लिए? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगेन यही लाइन कि तेल तो दिल्ली में से ही निकलेगा, चाहे रिसर्च कॉस्ट हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे पैकिंग हो, चाहे डिजाइनिंग हो। अल्टीमेटली ये सारा पैसा कंपनी किससे लेती है? अपने कस्टमर से ही लेती है। और दैट इज वाई वी विल इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस विच वी आर इनकरिंग ऑन एनी प्रोडक्ट, और दैट इज द सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। What is the simple definition of cost? What is the cost of any product? क्या होगी कॉस्ट? एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी? एनी अमाउंट विच द कंपनी स्पेंडिंग ऑन दैट प्रोडक्ट, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो फैक्ट्री का खर्चा हो, चाहे वो ऑफिस का खर्चा हो, चाहे वो सेल्स का खर्चा हो। अल्टीमेटली एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, बनाने के लिए जितना खर्च कर रही है, सारा पैसा किसका पार्ट बनता है? प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनता है। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ कॉस्ट क्या है उसको लिखना चालू कीजिए और नोट कीजिए व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। और व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉस्ट? लिखिए एनी अमाउंट incurred or spent on any product is the part of its cost। कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर किया गया खर्चा उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अगर मैं कोई भी अमाउंट प्रोडक्ट के ऊपर खर्च कर रहा हूं तो अल्टीमेटली उस चीज को मैं अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ऐड करूंगा। अब अगर अपन इसके एग्जाम्पल से समझें तो इंक्लूजन्स में तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। कुछ नाम बताएंगे आप मुझे कि एक प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें जुड़नी चाहिए आपके हिसाब से? सर सबसे पहले मटेरियल से स्टार्ट करें हम लोग। एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या कॉस्ट जुड़ती है? सबसे पहले एक तो जुड़ता है मटेरियल, और क्या जुड़ता है? लेबर। और सर फैक्ट्री के खर्चे जुड़ते हैं? सर फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं, फैक्ट्री के खर्चे जुड़ते हैं। इसके अलावा यस, इसमें जुड़ता है एडवर्टीजमेंट, इसमें जुड़ता है पैकेजिंग। बिल्कुल सही बात है। अब पता है दो चीजें आती है, एक होता है पैकिंग और एक होता है पैकेजिंग। कोई बताएगा दोनों में फर्क क्या होता है? इसको प्राइमरी बोलते हैं और इसको सेकेंडरी बोलते हैं। What do you think? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the meaning difference between primary packing and secondary packing? जो कस्टमर तक जाएगी वो क्या होती है? प्राइमरी। मतलब हम अगर कैडबरी के रैपर या लेस चिप्स के रैपर की बात करें तो वो क्या होती है? प्राइमरी पैकिंग। तो व्हाट इज सेकेंडरी पैकिंग?
सर जो कार्टन्स यूज होते हैं लेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या बड़े बड़े कंटेनर्स यूज होते हैं आइसक्रीम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो होती है सेकेंडरी पैकिंग। तो सेकेंडरी पैकिंग को बोलते हैं पैकेजिंग और प्राइमरी पैकिंग को बोलते हैं पैकिंग। तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट के साथ जाती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग, और जो ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के लिए होती है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकिंग। ओके, और या फिर पैकेजिंग। बहुत ही बढ़िया। आगे देखें तो और क्या खर्चा आएगा। सब बिल्कुल सही बात है, पावर कॉस्ट आएगी। और बताओ और बताओ और बताओ। इलेक्ट्रिसिटी, यस सर। अब एक और फर्क होता है, पावर और इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क होता है सर? पावर इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही बात होती है ना। पावर के साथ एक्चुअली फ्यूल भी आता है, और इसी को एक और नाम से जानते हैं यूटिलिटी कॉस्ट। अब इसमें और इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क है? जनरली जो एक फैक्ट्री होती है ना, तो पावर का यूज होता है मशीन्स को चलाने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी मींस समझो लाइट, एयर कंडीशनिंग, ये सब जो काम कर रहे हैं वो सब काम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को। अब होता क्या है, दोनों का कनेक्शन अलग लेती है कंपनी, क्योंकि पावर रिक्वायरमेंट मशीनों की बहुत हाई होती है। वहां पे डीसी करंट का यूज होता है, डायरेक्ट करंट का, और जो हम लाइट्स यूज कर सकते हैं 220 वॉट वाली होती है, इनमें ऑल्टरनेट करंट यूज होता है। तो दोनों का कनेक्शन कंपनी अलग अलग लेती है, और दोनों की कॉस्ट का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। मशीन में लगने वाला पावर एक अलग तरीके से ट्रीट होता है, और फैक्ट्री में लाइटिंग कॉस्ट जो लग रही है वो एक अलग तरीके से ट्रीट होती है। तो ये दो अलग अलग कॉस्ट होती है, पावर अलग होता है और इलेक्ट्रिसिटी अलग होता है। सर और क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट में जोड़ेगी? ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। सर मशीन को भी तो डेप्रिसिएट जो कर रही है कंपनी, वो प्रोडक्ट कॉस्ट में अल्टीमेटली जुड़ेगी। सिंपल एग्जांपल, हम गाड़ी टैक्सी किराए पे लेते हैं, तो टैक्सी वाला जब अपने से मान लो 10 रुपए किलोमीटर का किराया ले रहा है, तो अपने से सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का पेट्रोल थोड़ी ले रहा है। वो जो गाड़ी चलते चलते क्या हो रही है बताओ, उसका पैसा हमारे पर किलोमीटर किराए में जोड़ के ले रहा है कि नहीं ले रहा है? मतलब अल्टीमेटली प्रोडक्ट से अपने को मशीन का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वो मशीन इस प्रोडक्ट को बनाने में तो घिस रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो अल्टीमेटली उसका पैसा भी कंपनी कस्टमर से ही लेगी। और क्या आना चाहिए? टैक्सेस की बात करेंगे अपन, एक मिनट टैक्सेस की बात करेंगे। वेयर हाउसिंग रेंट या वेयर हाउसिंग का खर्चा जो भी होता है वो बहुत सारे, मतलब मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्ट पे बहुत 50 खर्चे लिख सकता हूं मैं यहाँ बैठ के। R&D, डिजाइन, रॉयल्टी, डिजाइन, बहुत हायर चार्जेस ऑफ मशीन, ऑफिस का खर्चा, मैनेजर की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, वर्कर, सबका खर्चा आ जाएगा। ढेर है, लेकिन मैं पता है मेनली आपको बताना चाहता हूं क्या नहीं जुड़ते, क्योंकि इंक्लूजन्स तो बहुत हो सकते हैं जो एक प्रोडक्ट पे खर्च कर रहा हूं मैंने क्या हम कॉस्ट में नहीं ऐड करते, क्योंकि इनको छोड़ के सब ऐड करेंगे अल्टीमेटली। तो हमें ये सोचना है सर कौन सी चीज या कौन सा खर्चा एक प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए। सोचो क्या चीज एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं लेती है। कैपिटल के एक मिनट जी मैम, आप सबसे पहला इन्होंने एक आंसर दिया जो मेरे एक्सक्लूजन की लिस्ट में आ रहा है, और वो है एबनॉर्मल लॉसेस। कंपनी के यहां चोरी हो गई, कंपनी के यहां आग लग गई, या कंपनी के यहां एक्सपेक्टेड से ज्यादा लॉस हो गया। लेट्स टेक ए वेरी सिंपल एग्जांपल। आप एक जूस वाले के पास गए और ऑर्डिनरली वो आपको जूस देता है 40 रुपीज ए ग्लास। आपने उसको बोला अरे भैया वो एक मौसमी का जूस बना दीजिएगा। उसने ठीक है बनाता हूं। अब उसने क्या किया, मिक्सर में कुछ फेंटा, ठीक, और फिर उसको शक्कर वक्कर डाल के टेस्ट किया, फेंक दिया, फिर नई मौसम में ली और उसको फेंटा और शक्कर वक्कर डाल के टेस्ट करके देखा हाँ ठीक है, तो अपने को ग्लास में दिया। अब मैंने उसको बोला भैया पैसे, बोले 80 रुपए हुए। मैंने बोला एक सेकंड, 40 रुपए का ग्लास है 80 कैसे हुए? बोले फेंक दिया ना, उसका पैसा भी तो दोगे आप। फेंका क्यों, पागल हो गया था क्या? बोले सर खराब निकल गई थी मौसम में इसलिए फेंकना पड़ा। तो मैं बोलूंगा भैया मैंने कितना पिया, मैंने कितने का पिया, 40 का। ये जो 40 का नुकसान हुआ है आपको क्योंकि आपका एक गिलास जूस बर्बाद हो गया, क्योंकि आपके मौसमी खराब हो गई, ये मेरी गलती की आपकी गलती, मेरी गलती की आपकी गलती, आपकी। तो इसका पैसा मैं क्यों भुगतूं? ढूंढ के लाते बढ़िया मौसमी। हमने थोड़ी बोला था खराब मौसमी लेके खरीद के हमको जूस पिलाओ।
इसका मतलब एक चीज है, कंपनी कभी एबनॉर्मल लॉसेस का पैसा कस्टमर से नहीं ले सकते। सर वो छिलका निकाल रहे हैं, उसके कारण जो मौसमी का वजन कम हो जाता है, और जो जूस बनाते हैं उसके कारण मौसमी का वजन कम हो जाता है, वो पैसा जूस की कॉस्ट में जुड़ा हुआ है। क्योंकि 20 रुपए किलो मौसमी आती है तो जूस 40 रुपए एक ग्लास का आता है, क्योंकि वो जूस जो निकलता है उसमें जो कचरा निकला अल्टीमेटली उसका पैसा उसने अपनी ग्लास में से जोड़ दिया, क्योंकि वो तो नॉर्मल लॉस है। लेकिन अगर मौसमी का एक पूरा लॉट ही खराब निकल गया और उस कारण से मेरे को जूस ही मतलब उसको वापस बनाना पड़ गया और उसकी सारी मौसमी का लॉट खराब हो गया, तो क्या वो जूस का पैसा अपने से लेगा क्या? मतलब एक चीज है, कंपनी कभी एबनॉर्मल लॉस का पैसा कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकती, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस किसी एक्सीडेंट के कारण हुआ हो, चाहे एक्सपेक्टेड से ज्यादा खराब हो गया हो, चाहे चोरी हो गया हो, चाहे आग लग गई हो, ये पैसा कंपनी कस्टमर से कभी नहीं लेगी। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि पहली बात तो ये कि ये मैनेजमेंट की गलती से हुआ, दूसरी बात ये सिर्फ आपके यहां हुआ, किसी और के यहां नहीं हुआ। पास वाले ठेले पे आज भी मौसमी का जूस 40 रुपए का मिल रहा है, आप कैसे मुझसे 80 ले सकते हो? मैं अगली बार आपके यहां आऊंगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने अगर कस्टमर से एबनॉर्मल लॉस लिया तो आपकी प्राइस मार्केट में सबसे ज्यादा हो जाएगी और आपसे कोई कस्टमर खरीदना पसंद नहीं करेगा। It means we cannot charge the cost of abnormal loss to our product। फिर से इसका नुकसान कौन उठाता है? इसका नुकसान मालिक को उठाना पड़ेगा। आज जो 40 रुपए की मौसमी खराब हो गई, इसका नुकसान कौन उठाएगा? जूस वाला, हम थोड़ी उठाएंगे। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस का बर्डन हमेशा कौन उठाता है? ओनर। कभी भी ये कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाता है। और क्या चीजें हैं जो एक्सक्लूजन में आएगी? दूसरा लिखिए आप, डोनेशन। ऑफ कोर्स कंपनी को या कंपनी के ओनर को लगा कि हमें कुछ पैसा डोनेट कर देना चाहिए ताकि हमको भगवान थोड़ा पुण्य देगा। हमने वो पैसा कस्टमर को बोला कि तुमसे लेंगे, तो कस्टमर बोलेगा कि भैया पुण्य कमाओ तुम, और भुगते पुण्य तुमको तभी मिलेगा जब पैसा तुम तुम्हारी जेब से दोगे। डोनेशन का पैसा कभी कस्टमर देगा क्या? कभी नहीं देगा, नहीं देगा। सर कैश डिस्काउंट भी कभी कस्टमर कंपनी से नहीं ले सकता, मतलब कंपनी कस्टमर से नहीं ले सकते। मैंने कैश डिस्काउंट दिया, क्यों दिया? क्योंकि प्रोडक्ट बनाने का खर्चा था? नहीं। प्रोडक्ट बेचने का खर्चा था? नहीं। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया कि मुझे पैसे जल्दी चाहिए थे। कंपनी को पैसा जल्दी चाहिए साहब, तो कहिए कंपनी को पैसा जल्दी चाहिए, इसके लिए कस्टमर क्यों भुगते? तुमने क्या बेचने पे खर्च किया? नहीं। तुमने क्या प्रोडक्ट पे खर्च किया? नहीं। हम बेच चुके थे, हमने बोला पैसे जल्दी दे दे, मैं तेरे को 2% डिस्काउंट दे दूंगा। तो भाई ये कैश डिस्काउंट कभी भी प्रोडक्ट से कार चार्ज किया नहीं जा सकता। ट्रेड डिस्काउंट हम सेल्स में से ही माइनस कर देते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट उससे कम हो जाता है। हम उसे कॉस्ट नहीं मानते, हम हमेशा सेल्स ही नेट मानते हैं। अगर मैंने 100 रुपए की सेल की है ना, आई हैव गिवन अ डिस्काउंट ऑफ ₹10, so my sale is not 100, my sale will be considered as 90, so rather than include it in cost we will reduce it from sales। बस कैश डिस्काउंट को हम हमारे यहां नहीं लेते, कि कैश डिस्काउंट के कारण हम हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कभी कम नहीं करते। कैश डिस्काउंट जीपी में नहीं, नेट प्रॉफिट के नीचे जाता है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी भी कैश डिस्काउंट से कम नहीं होता है, हम उसे कॉस्ट मानते ही नहीं है। ठीक है। और क्या है सर? कुछ ऐसे ही खर्चे जिसका प्रोडक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करते हैं हम। हाँ मैं उस पर भी आ रहा हूं। ये कभी कॉस्ट में नहीं जाता है। डिविडेंड कभी कॉस्ट में नहीं जाता है। बैड डेट्स कभी कॉस्ट में नहीं जाता है। बैड डेट्स कॉस्ट में क्यों नहीं जाता है? आपने गलत कस्टमर को माल बेच दिया और वो पैसे नहीं दे रहा है, क्या ये पैसा दूसरा कस्टमर भुगतेगा क्या? एक कस्टमर बोलता है मैं पैसे नहीं दूंगा, हमने बोला चलो अगले की प्राइस बढ़ा देते हैं, अगले से ले लेते हैं, बोलेगा भाई मैं इस बात का पैसा क्यों दूं कि पिछले ने तुमको पैसा नहीं दिया, तो ऑफ कोर्स उसके कारण भी मेरी कॉस्ट कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। तो एबनॉर्मल लॉस, डोनेशंस, कैश डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिविडेंड, बैड डेट्स, ये सब तो नहीं आते। एक और आप लिखिएगा, इनकम टैक्स को हम कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। अभी एक सर बोल रहे थे टैक्स, सो फर्स्ट टैक्स जिसको हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते वो है इनकम टैक्स। जी वो इनकम टैक्स नहीं होता है, वो बात अलग करेंगे। अभी किसकी बात कर रहे हैं? पहले इनकम टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स किस चीज के ऊपर लगा? कमाई पे, है ना।
अब ये पेंसिल फॉर एग्जाम्पल एप्पल ने बनाई 3,000 में और बेच 8,000 में रही है। इस कारण इनकम टैक्स वाले इनको बोलते हैं कि तुम कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, 5,000 का, उस 5,000 पे हमको इनकम टैक्स दो। एप्पल वाला बोलेगा अरे यार मैं 1,000 रुपए का इनकम टैक्स दिया, मतलब मेरी पेंसिल की कॉस्ट 4,000 रुपए हो गई, तो मुझे अपने प्रोडक्ट की प्राइस 9,000 कर देनी चाहिए। पेंसिल बोलेगी 1 मिनट, मेरे कारण लगा क्या इनकम टैक्स? हाँ तेरे पे ही तो लगा है। 1 मिनट, तुमने कितने बनाया मुझे? पेंसिल बोल रही है एप्पल वालों को कितने बनाया मुझे? 3 में बेच देते, फिर लगता क्या इनकम टैक्स? 3,000 की चीज को 3 में बेच देते, लगता क्या इनकम टैक्स? तो ये इनकम टैक्स क्यों लगा? क्योंकि तुमने तुम्हारा प्रॉफिट ऐड किया है। अगर तुम तुम्हारा प्रॉफिट ऐड नहीं करते तो तुम मुझे 3 का बनाए हुए चीज को 3 में बेच देते और तुम्हारा कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम तुम पे इनकम टैक्स लगने ही नहीं देते। मतलब इनकम टैक्स ओनर के सेल्फिशनेस के कारण लगा है, क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए। अदरवाइज इस प्रोडक्ट को बनाने और बेचने पे इनकम टैक्स लगा ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो 3,000 में बना था, 3 में बिक जाता तो इनकम टैक्स वालों को बोलते हैं हमारा प्रॉफिट जीरो, प्रॉफिट जीरो तो इनकम टैक्स भी जीरो। हमें 3,000 रुपए पे, सॉरी 8,000 पे 5,000 पे इनकम टैक्स लगा, जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, प्रॉफिट में से देना पड़ेगा। आपने जो 5,000 का प्रॉफिट कमाया है उस पर आप 1,000 रुपए का इनकम टैक्स दीजिए, हमारी 3,000 की कॉस्ट में उसको जोड़ो मत। और इसीलिए एक तरह का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। इनकम टैक्स कंपनी का पर्सनल एक्सपेंस है और इसीलिए उस चीज को हम कभी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। अब एक अगला सवाल आ रहा है, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ लिखा हुआ है, बच्चा पूछ रहा है राइट ऑफ क्या लिखा हुआ है? ये राइट ऑफ लिखा हुआ है। अगला सवाल आता है इसके अंदर, ये मेन है जो अभी हमारे सर ने बोला। व्हाट्स योर नेम सर? सलिल। हाँ समझिए, हमें सलिल है ना, SALIL। कोई बात नहीं, मैं सही बोल दिया एक बार में, ठीक है चले सलिल। और कोई नाम है घर का, वो ज्यादा इजी हो तो वो रख लेते हैं अपन। सल्लू भाई बोल, सल्लू सल्लू ठीक है ना। चले, पॉइंट ये है कि साहब ये लास्ट पॉइंट क्या है एक्सक्लूजन के अंदर? दिस पॉइंट इज GST पेड ऑन रॉ मटेरियल, बट इसके साथ एक कंडीशन है, कब हटेगा? ओनली इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, या इसको बोलते हैं रिबेट, इज अलाउड। इफ ये बोलता है कि हम इसको कब एक्सक्लूड करेंगे हमारी कॉस्ट में से, ऐसे समझो कि अगर मैंने मान लीजिए 100 रुपए की एक चीज खरीदी और इसके ऊपर 18 रुपए का GST दिया, सो मेरे को टोटल बिलिंग कितने की होके आएगी? 118 रुपए की। मेरी जेब से पैसा कितना जाएगा? अरे अगर 100 रुपए का रॉ मटेरियल 18 रुपए का GST है तो मुझे बताओ मेरी जेब से पैसा कितना जाएगा? 118। लेकिन मैं कॉस्ट 100 को ही मानूंगा, मैं 18 रुपए को कॉस्ट नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि सरकार मुझे उस 18 रुपए की रिबेट देने को तैयार है। और रिबेट मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो कि सरकार ने आपसे टैक्स लिया तो है, पर सरकार वो 18 रुपए आपको टैक्स वापस कर रही है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आई बॉट ए फोन 10,000 का, फॉर एग्जाम्पल मैंने फोन खरीदा और उस पर 18% की रेट से मैंने कितने का GST भरा? 1800। तो मुझे फोन कितने का पड़ा? 11,800। ठीक। अब मैं GST वालों को ये बोलूंगा कि जो फोन है या ये आईपैड है या ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये मुझे बच्चों को पढ़ाने में काम आ रहा है। ऑफ कोर्स आ रहा है। आईपैड का ले लें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का आईपैड खरीदा, 1800 रुपए का GST है, मैंने आईपैड का यूज किया आपको पढ़ाने के लिए। अब मैंने आपसे ली फीस, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे फीस ली 50,000 रुपए की, तो 50,000 का 18% करे तो कितने रुपए होता है? 9,000। कितना होता है? मतलब मैंने आपसे 59,000 लिए होंगे, उसमें 50,000 मेरी फीस है और 9,000 रुपए सरकार का GST है। अब मैंने, सरकार मेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई और बोलती है कि मुझे 9,000 रुपए का GST दो। कितने का GST दो? 9,000 का GST दो। मैंने सरकार को बोला सरकार 1 मिनट, ये 9,000
जो मैं जीएसटी दे रहा हूं वो मैं 50,000 की सर्विसेज पे दे रहा हूं। उस 50,000 की सर्विसेज में वो 10,000 की आईपैड की कॉस्ट भी जुड़ी हुई है, जिसके मैं 1800 का जीएसटी दे चुका हूं। तो मैं 1800 का जीएसटी जो पहले दे चुका हूं वो मैं आपको 9,000 में से काट के बचा हुआ दूंगा। मतलब मैं सरकार को 9,000 रुपए पे नहीं करूंगा, मैं सरकार को पे करूंगा 7,000, और वो जो 1800 का जीएसटी मैंने आईपैड पे दिया था वो मैं अपनी जेब में रख लूंगा। आपसे 9,000 लेके मैं सरकार को 7,200 ही दूंगा, और आईपैड पे दिया हुआ 1800 का जीएसटी मेरे को वापस आ गया। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिबेट। परचेस पे दिए गए टैक्स की रिबेट आप सेल पे लिए गए टैक्स से सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब सेल पे जो टैक्स आपने कस्टमर से लिया, आप उसमें से उतना टैक्स अपनी जेब में वापस रख सकते हो जितना टैक्स आप खरीद पे ऑलरेडी दे चुके हो। मतलब खरीद पे दिया गया टैक्स अल्टीमेटली मेरी जेब में वापस आ गया। गया था, कब गया था? जब मैंने आईपैड खरीदा था, लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया और आपसे फीस ली तब वो आईपैड का टैक्स आपकी जेब से वापस मेरी जेब में आ गया। इसका मतलब मुझे आईपैड 11,800 का पड़ेगा कि 10,000 का पड़ेगा? क्यों 10,000 का? 1800 का जीएसटी भी तो लगा था। वो जीएसटी मैंने आपसे ले लिया और सरकार को 7,200 ही दिए। इसका मतलब अगर मैं एक आईफोन खरीदूं तो आईफोन आप लोगों के कंपैरिजन में मुझे 12,000 रुपए सस्ता पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये फोन 70,000 या 80,000 का फोन है। अब 80,000 के फोन का अगर मैं जीएसटी कैलकुलेट करूं तो लगभग 14,000 रुपए आता है। मतलब ये फोन मुझे 80 का नहीं पड़ा, ये फोन मुझे 66 का पड़ा है, क्योंकि 14,000 रुपए की जीएसटी रिबेट आप लोगों की फीस पे जो टैक्स आया वो मेरे पास आ गई और मैंने सरकार को उतना कम दिया। मतलब आप लोगों को फोन 80,000 का पड़ेगा, लेकिन मुझे फोन 66 का पड़ेगा, क्योंकि मुझे जीएसटी की क्या मिल जाती है? रिबेट। और इसको सिंपल भाषा में समझें तो सरकार ने टैक्स लिया, वही टैक्स बाद में जाके आपको वापस कर दिया। तो अल्टीमेटली आपकी जेब में आ गया और आपकी जेब में वापस आ गया। मतलब अल्टीमेटली आपकी जेब से गए ही नहीं। और जब जो चीज आपकी जेब से गई नहीं तो आपके लिए वो कॉस्ट। और इसीलिए अगर जीएसटी की रिबेट मिल जाती है, फॉर्चुनेटली मैं ही आपको जीएसटी पढ़ाने वाला हूं, तो इसको बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे हम जब जीएसटी की बात करेंगे। ऑफ कोर्स अभी तो हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इतना इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं। मैं इतने सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि मैंने आईपैड पे 1800 का टैक्स दिया और आपसे मुझे 9,000 का टैक्स आया। अब मेरी जेब देखना है, 1 मिनट, ये मेरी दोनों पॉकेट है, दोनों देखना ध्यान से। मुझे बताओ इस जेब से कितने रुपए का टैक्स गया? -1800। और इधर कितने रुपए का टैक्स आया? 9,000। अब सरकार को मैं बोलूंगा रुको, 9,000 पूरा मत छीन के जाओ। मैं पता है इसमें से क्या करूंगा? इस जेब में से पहले क्या करूंगा? 1,800 रुपए निकाल के इस जेब में रख लूंगा। अब बताओ इस जेब में कितना और इस जेब में कितना? इस जेब में बचे 7,200 और इस जेब में 0 क्यों? क्योंकि पहले था -1800, अब हो गया। मतलब जो -1800 हुआ था वो अल्टीमेटली मेरी जेब में वापस, मतलब मैं बोल सकता हूं ना मेरी जेब में 1 रुपया बचा, ना मेरी जेब से 1 रुपया लगा। और जब मेरी जेब से 1 रुपया लगा ही नहीं है, मतलब वो चीज मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगी नहीं। बताओ ये बात समझ में आ रही है? ये कैशबैक सिस्टम की तरह है। सरकार क्या बोलती है? ऑफर चल रहा है, टैक्स दिया था पूरा कैशबैक के फॉर्म में वापस ले लो। मतलब दिया हुआ टैक्स अल्टीमेटली आपकी जेब में वापस आ जाएगा। तो आपको कुछ भी जेब से नहीं देना पड़ेगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर। और इसीलिए हम रॉ मटेरियल की परचेज पे अगर टैक्स रिबेट मिलती है तो उस रिबेट के पैसे को कभी भी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं मानेंगे। पर हां, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिबेट नहीं मिलती है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, कस्टम ड्यूटी की रिबेट नहीं मिलती है, तभी आप प्रैक्टिकली सोचना, इंपोर्टेड सामान हमेशा कंपेटिवली महंगा पड़ता है लोकल सामान से। हम क्यों बोलते हो सर ये इंपोर्टेड है इसलिए महंगा है? फर्नीचर लेने जाओ इंपोर्टेड होगा तो महंगा मिलेगा, कपड़े लेने जाओ इंपोर्टेड होंगे तो महंगे मिलेंगे। क्यों महंगे मिलेंगे? क्योंकि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग चुकी होती है और कस्टम ड्यूटी की रिबेट नहीं मिलती है, सिर्फ जीएसटी की मिलती है। तो जिनकी रिबेट नहीं मिलती है
वो चीज अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट के अंदर, जैसे आप लोग फोन खरीदोगे तो आपको रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर हमने तो फोन खरीदे, हमको तो कभी रिबेट नहीं मिली, हमने देखा भी नहीं कि जीएसटी में, बिल में जीएसटी कितना जोड़ा है, हमको तो फोन की एमआरपी मालूम है कि सर एप्पल का फोन इतने का आता है, हमने थोड़ी देखा उसमें कितना जीएसटी था कितना नहीं था, क्योंकि आप लोगों को रिबेट नहीं मिलती है। तो आपको तो एमआरपी पे ही फोन पड़ेगा, लेकिन मुझे आपसे 18% सस्ता पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या मिल जाती है? रिबेट मिल जाती है। तो जिसको रिबेट मिलती है उसे कंपेरेटिवली जीएसटी वाला अमाउंट जेब में वापस आ जाता है, और इसीलिए उस चीज को हम कभी भी कॉस्ट में इंक्लूड करने वाले नहीं है। ये एक और इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन था जो मुझे आपको बताना था। अब मुझे बताओ किसी को इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई आपत्ति है कि बात समझ में आ गई है? आ गई। एक और पॉइंट है इंटरेस्ट। सर ये इंटरेस्ट जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? एक्चुअली ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। सब्जेक्टिव मैटर है मतलब किसी किसी चैप्टर में कहीं कहीं उन्होंने इंटरेस्ट को जोड़ा है, और किसी किसी इंडस्ट्री में उन्होंने इंटरेस्ट को नहीं जोड़ा है। किसी किसी जगह पे उन्होंने जोड़ा है, किसी किसी जगह पे नहीं जोड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में कुछ जगह पे नहीं जोड़ा है, और सर्विस सेक्टर है, जैसे कोई मान लो बस चला रहा है या फिर कोई स्कूल चला रहा है, तो वहां पे जोड़ा भी है। तो हम एक्चुअली इसको चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे कि कहां पे इंटरेस्ट को जोड़ना है, कहां पे नहीं जोड़ना है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, कॉन्ट्रोवर्शियल है। कहीं पे एडेड है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे इसको कॉस्ट का पार्ट मानते हैं, कहीं पे इसको कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। तो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसे हम आगे जाके चैप्टर वाइज ही डिसाइड करेंगे किसे हमको इंक्लूड करना है और किसे हमको इंक्लूड, इंटरेस्ट को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। पहले बताओ आपको कॉस्ट के सारे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन समझ में आ गए? एक सवाल आ रहा है अर्पण का कि सर अगर फोन आपने पर्सनल यूज के लिए लिया तो जीएसटी रिबेट नहीं मिलती। नहीं, सिर्फ बिजनेस यूज की मिलती है। इफ आई हैव टू प्रूव कि दिस इज माय बिजनेस यूज आइटम, आई एम यूजिंग इट फॉर माय बिजनेस, कपड़ों की नहीं मिलेगी मुझे, लेकिन हाँ मेरे को आईपैड की मिल सकती है, फोन की मिल सकती है, बिकॉज लैपटॉप की मिल सकती है, कंप्यूटर की मिल सकती है, कैमरे की मिल सकती है, लाइट्स की मिल सकती है, क्योंकि वॉच की नहीं मिलेगी क्योंकि वो पर्सनल यूज है। लेकिन जो बिजनेस यूज है उन सब चीजों की रिबेट में क्लेम कर सकता हूं। अब अपन घुस गए जीएसटी के अंदर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट। और डाउट किसके ले रहे हो आप? जीएसटी के। तो अपन ये सारा डाउट कहां पढ़ेंगे? जीएसटी में। आते हैं मुद्दे पे, चले। तो इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की बात तो हम लोगों ने कर ली कि क्या चीज इंक्लूड करेंगे और क्या चीजों को एक्सक्लूड करेंगे। अब हम कॉस्ट के बेसिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाए ना, तो हम लोग पता है इसमें सबसे पहले कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? कॉस्ट की अलग अलग मल्टीपल वेराइटीज से, कि कॉस्ट कितने तरह की होती है और उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो चीजें हमको समझनी पड़ेगी। और सबसे पहली वैरायटी हम अगर कॉस्ट की ले तो एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट, और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आई थिंक ये तीन नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो मुझे कौन बताएगा व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज फिक्स, व्हाट इज सेमी वेरिएबल? पीछे एक मिनट और भी लोग पीछे लास्ट में। सर ओ सर फोन रखते हैं, बता दे थोड़ा सा अपन। चलो क्या होती है सर वेरिएबल कॉस्ट, बताइए। व्हाट्स योर नेम सर? लास्ट में एकदम। जी क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन बताइए व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट? जो फिक्स लगनी वो वेरिएबल होती है, ऐसा नहीं यार, ये तो अपन ने गलत चीज गलत जगह चिपका दी। सचिन आपका भी नाम है? एक मिनट, सचिन की बात पहले कंप्लीट कर ले फिर आप पे आएंगे। जी सचिन, क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट? जो प्रोडक्ट पे उतना लगेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं लगेगा। ठीक है जी मैम, आप बताइए। आप व्हाट्स योर नेम? खतरनाक नाम है तो गुप्ता जी। जी गुप्ता जी बताइए। कहा ऐसे पता है ये हुआ है, मैंने देखा है 2000 के बाद, ईयर 2000 के बाद नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए बच्चों के, क्योंकि पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा रखें क्या, है ना। तो लोगों ने पता क्या किया, आगे ए बी पीछे ए, कहीं ए एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिए कि चलो नया नाम हो जाएगा। ऐसे भी नाम आएंगे नॉर्मल से थोड़े अलग। ठीक है आपका तो फिर भी नॉर्मल है। जी गुप्ता जी बताइए। जो परनिट चेंज होती रहती है, जो परनिट चेंज होती रहती है। ठीक है एक आंसर आया, जो परनिट चेंज होती रहती है। पीछे लास्ट में सर, पीछे लास्ट में। हाँ जो
वेरिएबल का पूछ रहा हूं, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? पर यूनिट चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, और अलग अलग लगती है। ठीक है जी सर, आप बताइए। जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है, मतलब दो स्टेटमेंट बोले गए हैं। एक स्टेटमेंट बोला गया है जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है, एक स्टेटमेंट बोला गया है जो पर यूनिट चेंज होती रहती है। और कुछ, प्रोडक्शन 0 है तो वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, एनीथिंग एल्स? तो मेरा स्टेटमेंट सुनना और बताना ये सही है कि गलत है, कि बिल्कुल सही है कि बिल्कुल गलत है। जो कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ती रहती है और पर यूनिट चेंज होती रहती है, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ठीक है। फिक्स कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ नहीं बदलेगी और जो पर यूनिट भी नहीं बदलेगी, वो क्या हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। गलत बोल रहे हो आप लोग, गलत बोल रहे हो आप लोग। अब मेरा स्टेटमेंट सुनना, क्या सही है? जो कॉस्ट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है पर यूनिट सेम रहती है, उसे वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। जो कॉस्ट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है पर यूनिट सेम रहती है, चेंज नहीं होती पर यूनिट, उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होती है पर यूनिट चेंज होती है, उसको बोलते हैं, नहीं गड़बड़ कर दी मैंने कुछ ना। एक मिनट क्या क्या वापस समझाओ, मेरे समझ नहीं आया। क्या 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 बोला मैंने? जो कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज हो और पर यूनिट सेम हो, वो वेरिएबल है। जो कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज ना हो और पर यूनिट सेम हो, चेंज हो, मतलब इंटरेस्टिंग चीज है। सर एक काम करते हैं, ऐसे तो आप हमको बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। अपन लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इस बात को समझने के लिए कि ये बात जो आप बोल रहे हो वो सही की गलत है। चलो अपन क्लासरूम में बैठे ना, अपन क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो। चलो आप मुझे बताना, मेरी क्लास में फॉर एग्जाम्पल 2 कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ेगी आप लोगों के ऊपर। एक कॉस्ट है नोट्स की और एक है रेंट, बिल्डिंग का रेंट या जगह का रेंट, पावर जो भी है वो सब। ठीक, मान लेते हैं 300 रुपए पर स्टूडेंट मुझे नोट्स कॉस्ट आएगी। ठीक है, और मेरे रूम का रेंट मान लेते हैं 1 लाख रुपए रेंट है। एक क्लास का 1 लाख रुपए का रेंट है। चलो, अगर मेरे पास 10 बच्चे आए पढ़ने के लिए, तो पहले आप मुझे बताओ मेरा नोट्स का कॉस्ट कितना चला जाएगा? 3000। 100 बच्चे आए तो 30,000। 1000 बच्चे आए तो 3 लाख। पहले बताओ एक सिंपल, आपको सबको नेचर पता है कॉस्ट का, सिंपल बताओ मेरे लिए नोट्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल है फिक्स है? अच्छा, मतलब मैं लिख दूं ये कॉस्ट कौन सी है? वेरिएबल। और जो रेंट है वो मेरे लिए वेरिएबल है कि फिक्स है? फिक्स है, फिक्स लिख देता हूं। सर 10 बच्चे आए तो 3000, 100 बच्चे आए तो 30,000, 1000 बच्चे आए तो 3 लाख। रेंट जल्दी बताओ। 10 बच्चे आए तो 1 लाख ही लगेगा सर, 100 बच्चे आए तो 1 लाख ही लगेगा। अभी मान लेते रूम अनलिमिटेड साइज का है, 1000 बच्चे आए तो भी 1 लाख ही लगेगा। सर सही तो है, जो कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने से बदल रही है वो वेरिएबल, और जो कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने से भी चेंज नहीं हो रही है वो। लेकिन अब चलते हैं अपन पर यूनिट, पर स्टूडेंट। यहां भी पर स्टूडेंट, यहां भी। अगर मैं 3000 की नोट्स कॉस्ट 10 बच्चों पे लगा रहा हूं, मतलब एक बच्चे की नोट्स कॉस्ट कितनी हो गई?
300। अच्छा, मैं 30,000 रुपए की कॉस्ट 100 बच्चों पे लगा रहा हूं, तो एक बच्चे की कॉस्ट कितनी हो गई? 300। और अगर मैं 3 लाख की कॉस्ट 1000 बच्चों पे लगा रहा हूं, तो एक बच्चे की कॉस्ट कितनी हो गई? इसका मतलब प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट पे नोट्स कॉस्ट 300 ही आएगी, चाहे यहां 10 बच्चे पढ़ाऊं, 100 पढ़ाऊं या 1000 पढ़ाऊं। इसका मतलब आप जो बोल रहे थे वो गलत हो गया, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है लेकिन इन टोटल में। एक मिनट के लिए रेंट भी देख लेते हैं। 1 लाख डिवाइड बाय 10 बच्चे करेंगे तो एक बच्चे पे 10,000। 1 लाख डिवाइड बाय 100 बच्चे करेंगे तो एक बच्चे पे 1,000। और 1 लाख डिवाइड बाय 1000 बच्चे करेंगे तो एक बच्चे पे 100। अब आप एक मजेदार चीज नोटिस करना मेरे साथ। इन टोटल में यूनिट्स के हिसाब से चेंज हो रही है, पर यूनिट फिक्स है। इन टोटल में फिक्स्ड है, पर यूनिट चेंज हो रही है। मतलब सिर्फ एक चीज है, हर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स भी होती है और हर फिक्स कॉस्ट वेरिएबल भी होती है। पर हम जो नामकरण करते हैं ना, वो हमेशा टोटल को देख के करते हैं। हम क्यों बोलते हैं रेंट फिक्स है और हम क्यों बोलते हैं नोट्स वेरिएबल है? क्योंकि इन टोटल में नोट्स वेरिएबल है और इन टोटल में रेंट फिक्स्ड है। हम पता है दिक्कत क्या है, हम पर यूनिट के हिसाब से नामकरण नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको पर यूनिट के हिसाब से नामकरण करने चला जाऊं तो ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा। पर हम लोग नामकरण किसको देख के करते हैं? टोटल में, कि अच्छा जो टोटल में बदल रही है वो वेरिएबल और टोटल में सेम है, वो फिक्स। पर अगर आप पर यूनिट आओगे तो ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। मैं हमेशा एक ही चीज कंपेयर करता हूं इसको, इस कॉस्ट का नेचर इंसानों की फितरत की तरह है। दुनिया के सामने कुछ और, भीड़ में कुछ और, अकेले में कुछ और। भीड़ में हंसी, अकेले में फंसी। क्या फंसी भैया? अकेले में गम है ना, अकेले में गम। तो पॉइंट ये है कि इस कॉस्ट का नेचर पता है, जस्ट इंसानों की तरह है। हम दिखाने के कुछ और हैं, अकेले में कुछ और है। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट भी इन टोटल में वेरिएबल है, लेकिन पर यूनिट आते ही वो चीज वेरिएबल से जगह क्या हो जाती है? फिक्स्ड। और फिक्स कॉस्ट इन टोटल फिक्स है, पर यूनिट आते ही क्या हो जाती है? वेरिएबल। मतलब अगर हम वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को पहचानना है, बहुत इजी तरीका है सर। जो कॉस्ट इन टोटल बदल रही है और पर यूनिट सेम हो वेरिएबल, और जो इन टोटल सेम हो पर यूनिट बदल रही हो वो फिक्स। तो क्यों ना ये लाइन लिख ली जाए, ये एग्जाम्पल नोट करने के बाद। तो पहले तो आप इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए, पहले आप इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए। इस एग्जाम्पल को फटाफट नोट कर लो, क्योंकि हमारा आज का क्लास का टाइम पता ही नहीं चला कब स्टार्ट हुई और खत्म हो गया, टाइम ही चला गया। कल मिलते हैं, आज का डिस्कशन करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय। थैंक यू गाइस।